देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तबल जंग बज चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब ने फाइनली हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग बुलंद कर दिया। ये हुआ यूं है कि आज एक और गिरफ्तारी, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी रादर हुई है इस्लामाबाद में, और वो भी नन अदर दैन स्पीकर सेनेट असेंबली जनाब सिराज दुर्रानी साहब की। बताया गया है कि नैब ने उन्हें आमदन से ज़ायद असासाजात रखने पर गिरफ्तार किया है। तो एक आम आदमी इस हवाले से इस गिरफ्तारी को एंजॉय कर रहा है कि उसका ये पूछना है कि गिरफ्तार तो आपने शहबाज शरीफ को भी किया था हुजूर, क्या हुआ? इसका मतलब है कि इनके नसीब में भी जमानत जल्द या बदेर आने वाली है। सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी बताया गया है कि एक निजी होटल से अमल में आई है। तो लोग पूछ रहे हैं कि कमरे में शहद और जैतून के तेल की आमेजिश का कोई मलगूबा अगर बरामद हुआ हो तो वो ज़रा बताइए। ये गिरफ्तारी इतनी दिलकश है कि वहाँ सुना है कोई दिलजला बता रहा था कि उज़ैर बलोच भी फरमाइश कर बैठा। उसने कहा मुझे भी नैब से गिरफ्तार करवाएं, क्योंकि जाहिर है कि नैब जिसे पकड़ता है उसके बाद फिर कोई उसे नहीं झगड़ता है। सिराज दुरानी साहब पर इल्ज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। कराची और अंदरून सिंध जायदादें बनाने का इल्ज़ाम है। अंदरून सिंध जायदादें बनाई, ये इनका गुनाह है। वो जो बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले थे, बल्कि हैं उनका क्या हुआ? एहतसाब की चक्की में वो कब आएंगे? एक आम आदमी ये जानना चाहता है, आम आदमी जो ठहरा। सिराज दुरानी साहब फरमाते हैं एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कि अदालत में अपना केस लड़ूंगा। लड़िए सर, लड़िए। जमहूरियत लड़ने लड़ाने के लिए तो है, और आवाम तो खैर मुर्गों की लड़ाई देखते हुए तमाशबीनों से ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ही लड़ लीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। इंग्लिश में फरमाया इनफ इज़ इनफ। उन्होंने कह दिया कि अब बस बहुत हो गया। हुकूमत को, नाबालिग हुकूमत को 8 माह दे चुके, अब इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने बताया कि इंदिया दिया है रादर कि पीपल्स पार्टी जो है वो सड़कों पर भी आ सकती है। अवाम ये सोच रहे हैं कि सड़कों पर, खाली सड़कों पर पीपल्स पार्टी के लोग कायदीन कैसे लगेंगे? आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि जेल मेरा दूसरा घर है। शुक्र है उन्होंने ससुराल नहीं कहा। वो कह रहे हैं जेल मेरा दूसरा घर है, जाना पड़ा तो ज़रूर जाऊंगा। सिंध से लाया गया एक शख्स सिंधियों को गिरफ्तार कर रहा है। फाइनली आज सिंध कार्ड का दोबारा एक अरसे बाद, एक मुद्दत के बाद दोबारा पाकिस्तानी सियासत में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। ताहम नैब की तरदीद के बाद लगता नहीं कि ये कार्ड ज़्यादा देर चल पाएगा। नैब ने साफ साफ बता दिया है कि सिंधी, पंजाबी, बलोची हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो काम हो रहा है वो मेरिट पे हो रहा है। ताहम आसिफ अली जरदारी साहब एक कदम और आगे गए, क्रीज से बाहर निकल करके उन्होंने बॉल को अटेम्प्ट किया है। फरमाते हैं अगर मुझ पर केसेस बनाने हैं तो टायर चोरी के नहीं, गद्दारी के केसेस बनाओ। हुकूमत को सरेआम ललकारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने। मेरे साथ मौजूद होंगे आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, मोहतरमा मुसर्रत साहिबा मौजूद होंगी, और डॉक्टर असद अशरफ साहब, ये मेरे पैनलिस्ट हैं। लाहौर में बारिश के सबब आप मुसर्रत चीमा साहिबा का दीदार नहीं कर पाएंगे, वो ऑडियो पे हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब भी ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। आज जो हाई प्रोफाइल, इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी देखने में आई है, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि ये जमहूरियत पर वार है। सर नॉर्मली अगर किसी एमपीए वगैरह को लेना होता है ड्राइंग रूम की सैर के लिए तो वो एक लव लेटर जारी कर दिया जाता है, स्पीकर फिर उसके ऊपर ऑथेंटिकेट कर देता है कि ले जाओ। अब यहाँ तो स्पीकर को ही ले गए, तो फिर किसको, मतलब किससे बात करेंगे? क्या मतलब इस्तिखारा वगैरह करना पड़ेगा? क्या मामला क्या है? देखिए आपका शुक्रिया, लेकिन जब सियासी हालात मुल्क के टोटल खराब होंगे और मुल्क के सियासी अदारे और सियासी लीडरशिप और सियासी कायदीन और उन पर एक अंदाज, एक तरीक़ेकार नया निकाला गया जिसके मुताबिक तमाम सियासी कायदीन को, लीडर को, जिधर भी होंगे मुल्क के, उन सब पर एक हमलावरी होगा, तो फिर सोचने पर मजबूर होंगे तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी कदावर शख्सियात कि क्या होगा। ठीक है, आपने इसको भी गिरफ्तार किया, कल आज आपने आगा सिराज दुरानी को किया, कल आप परवेज इलाही को करोगे गिरफ्तार, इसके बाद पंजाब के 2-4 लीडरशिप करोगे। एक मैसेज है, एक टोटल मैसेज है
तो अगर आपकी कार्रवाई में शामिल है तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी कार्रवाई से हटेगा तो फिर उसके साथ कुछ सवालात उठेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि अगर सियासत को बदनाम करना है तो सियासी लोगों पर ऐसे इल्जाम लगा दो जिसकी बुनियाद पर हो। हाँ, ये बात है कि पीपल्स पार्टी पर अगर कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी उन इल्जाम को अपने सर पर लेने को तैयार है, क्योंकि 18वीं तरमीम और 73 का आइन और 73 के आइन के हुलिये की खराबी और उसको फिर ठीक करने का जो हम लोगों ने प्रोग्राम कर तरतीब दिया, तो जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी प्रेशर में आएगा। आसिफ जरदारी साहब यही तो फरमा रहे, यही तो बता रहे कि आप किस अंदाज में हमें स्क्रू करोगे। क्या हम लोग आईनी तरामीम करके अगर 52B को हम हाथ में लगा दें तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरे थे। क्या हम सूबों को हकूक देकर के खराब हो गए? अगर इसको खराबी समझते तो फिर पॉलिटिकल तरीकेकार के साथ मैदान में दामे जरा में कदम सुखने मुकाबला आराई होगी। फिर इसको बर्दाश्त भी करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। हम कर्जे पर, भीख पर, मिन्नत और समाजत पर इस मुल्क को चलाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर फिर अंदर खाना भी बहुत सारी चीजों को आप उतार चढ़ाव करोगे तो इसके बाद नुकसानात होंगे। मैं नहीं कह सकता कि किसी और का नुकसान होगा, अलबत्ता आम आदमी जो है ना वो इसमें से इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का बहरानी कैफियत होगी। दुरुस्त है सर, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं अब जरा हुकूमत का वर्जन इसे गिरफ्तारी पर ले लूं। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैम, प्रोग्राम में ऑडियो पेपर पे सही मगर आपको खुशामदीद कहता हूं। बारिश से जितना लुत्फानंदोज होना था आप हो चुकी, लेकिन इस गिरफ्तारी ने किस हद तक दिल के अरमानों को तक़वियत बख्शी है, ठंड पै गई है? और ये मुझे बताइएगा, ये बड़ा मज़ाहिया बयान आज आपकी क़यादत दे रही है यहाँ बैठी हुई हलीम आदिल शेख साहब फरमाते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बताइए, कह रहे हैं कि आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी पर अफसोस है और शर्म भी आ रही है। मेरा ख्याल है कल छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए। हलीम आदिल शेख साहब को शर्म आ रही है। मैम देखिए नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने भाई आयतुल्लाह दुरानी साहब की कोई बात नहीं सुनी, चूंकि उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी। आपकी भी आवाज मुझे जितनी समझ आई है उसके मुताबिक मैं बात करती हूँ कि देखें, मेरी बात सुने, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, इसमें कोई भी आया उसका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से हो, वो अपोजिशन से हो, या वो पहले कोई किसी अदवार में करप्शन कर चुके हों। इस मुल्क में जो लोग मौजूद हैं, जिनको इस मुल्क में रूल करने का शौक है, उनको अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन एंड चॉइस नहीं है। अब अगर हमारे वुज़रा जो कि इनके अदवार में नहीं पकड़े गए और आज हमारे दौरे हुकूमत में वो नैब की हिरासत में है, तो इनका ये नैरेटिव तो वहीं पे दफन हो गया कि ये जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो ये जी ये इट्स ओनली ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और बड़े शौक से जरदारी साहब ने जॉन से भी तबले जंग बजाने हैं ना, ये बजाएं। अगर इस मुल्क को जिस बंदे ने लूटा है, जो अपना मनी ट्रेल, जो अपने एसेट को नहीं जस्टिफाई कर सकेगा, जिसके जराए आमदन से ज्यादा उसके जायदादें होंगी, और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गई, और सिंध में आज भी लोगों के पास साफ पीने को पानी नहीं है, आज भी सिंध में एजुकेशन नाम को नहीं है, आज भी इस मुल्क के जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं, आज भी इस मुल्क में थर के अंदर कोई सोच सकता है कि आज के दौर में ये 5 दरियाओं की जो सरजमीन, ये इतना जो सोने की चिड़िया कह के यहाँ पे गोरों ने हुक्मरानी की, और आज हमारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। क्यों? वो मेहनत करते हैं, वो सारा वक्त काम करते हैं, उसके बावजूद। और ये जिसने जो करना है, वो जिस मर्जी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो PTI से हो, वो PMLN से हो, वो पीपल्स पार्टी से हो, जिसने करप्शन की है उसको हिसाब देना पड़ेगा। दुरुस्त है मैम, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब, मैं इनकी तरफ जाऊंगा। सर, देखा आपने माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। मोहतरमा ने साफ वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि जिस कबीले से, जिस यानी मसलक से, जिस लैंग्वेज से ताल्लुक हो किसी करप्ट आदमी का, उसे नहीं बख्शा जाएगा। ब्रैकेट में अगर उसने तहरीक इंसाफ का मफलर लपेटा हुआ है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, एक तो ये बताइए, क्योंकि लियाकत अली साहब पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और उन्हें साफ छूट दे दी गई है मुल्क से बाहर कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। तो ये जो सिमरन अपनी जिंदगी जीने के लिए गई है, ये आपके ख्याल में
इस तरफ क्यों, पुल के इस पार वालों के साथ ये इनायत क्यों है, ये दूसरी तरफ वालों के साथ क्या मामलात हैं? शहबाज शरीफ साहब को 30 दिन की पाबंदी लगा करके फिर उनकी नजर उतारने का क्या ऐसा मामला है? अगर इतने ही अच्छे लगते हैं तो उनकी तस्वीर बटुए में रख लें। सर मेरा सवाल खत्म हुआ, आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं अभी तक? जी मैं आपकी आवाज़ अब आई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक प्रोसेस है और उसको जारी भी रहना चाहिए, लेकिन जब भी कभी आमराना हुकूमत आती है, आपने देखा मुशर्रफ दौर में भी, तो उनके भी 8 पॉइंट एजेंडे में जो फर्स्ट पॉइंट था वो सियासतदानों को मलाइन करना था और उन पर इल्ज़ामात लगाने थे। हमें कोई उस पर नहीं है, जिसको मर्जी जिस तरह मर्जी ये करें, लेकिन इनको किसी इदारे का तर्जमान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये अदालतों के काम है और सब जुडिस मैटर है और लोग वहाँ पर जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों जिसको भी ये पकड़ते हैं वो बिल्कुल क्लीन होके बाहर आ जाता है और फिर इन्हीं के ऊपर जो है इल्ज़ामात आ जाते हैं कि मैलाफाइड इंटेंशन है। कोई 10 माह अंदर रहता है, कोई मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ वक्फे से उनको फिर बेल मिल जाती है। हम नहीं कहते कि ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन हुकूमत का जो एटीट्यूड है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी कर लें जो मर्जी कर लें। देखिए, इस तरह मर्जी वाली बात होगी तो फिर मर्जी तो फिर बहुत सारी चीज़ों में होगी। फिर जिस तरह इनकी हुकूमत है, इन्हें भी पता है कि ये कितनी उस पर मेजॉरिटी पे खड़ी हुई है या किसके सहारे खड़ी हुई है। इसी तरह आपको पता है पाकिस्तान के हालात जो हुए हैं और इर्द गिर्द के हमारे हमसाया ममालिक में जिस तरह के जज्बात हैं, अगर ये इंटरनली एक्सटर्नली तो ये कहते ही है कि जो मर्जी कर लो हम ये कर लेंगे, होगा इंटरनली भी ये होगा तो फिर क्या मैसेज जाएगा? आप देखें, इस वक्त तो इनको ये चाहिए कि सबको बिठा के और पार्लियामेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें जो ख़तरात लाहक है अपने हम इमीडिएट नेबर से। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई दूर के ममालिक नहीं है, ये आपके बिल्कुल एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं। और जिस तरह कहते हैं, कहावत है चीनी कि दूर के सगे रिश्तेदार से आपका हमसाया जो है हज़ारों गुना बेहतर है, क्योंकि जब भी कभी होगा तो आपने अपने हमसायों की तरफ पहले वो पहुंच जाएंगे। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो मर्जी है कर लें, जिस तरह भी है। एटीट्यूड जो है इनको अपना बदलना पड़ेगा और इसी में वो है, एक न्यूक्लियर पावर को ये हेड कर रहे हैं और इनका बिहेवियर भी उसी तरह होना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं है कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, इनको बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें पार्लियामेंट में करारदादें लानी चाहिए, जॉइंटली जो आनी चाहिए, और जो इस माहौल में इस टेंशन को रिलीज़ करें, ना कि ये और इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें। तो मेरा तो यही है कि इनको अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए और बल्कि अपने लोगों को भी ये समझाएं कि जो मीडिया पे आए वो माज़रत के साथ वो इन्फॉर्मेशन चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो या कोई वफाकी वजीर टाइप के हो जो एलिगेशन लगाते हैं। देखिए ना, आज ही आपको चाइना ने कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपनी वजाहत दी है कि उन्हें दिली दुख हुआ है कि एक चीज़ ट्रांसपेरेंट उन्होंने मुल्तान और सक्खर हाई मोटरवे जो है उसका ठेका लिया और उस पर 70 अरब रुपए की किकबैक्स का इन्होंने PMLN पे इल्ज़ाम लगा दिया। उनका आज बयान आया वो मुख्तलिफ अखबारों में। तो इनको सर, उनका जो बयान था वो जितना तकलीफ देता उससे ज्यादा मुश्किल नुस्खा आपने यहाँ तजवीज़ कर दिया, लेकिन चूंकि आप ठहरे डॉक्टर तो मैं आपका कुछ कर तो सकता नहीं हूं, मैं जी सरी कहूंगा, क्योंकि मैं तो एक आंख बंद है मेरी। यहाँ आपने कूजे में समंदर को पिरो दिया और आपने कहा कि मतलब एथिक्स और फलाना और ढिकाना। सर, मतलब इतनी मुश्किल बात करने की आपने क्या ऐसा वो लम्हा था कि जिसने आपको मजबूर किया इतनी मुश्किल बात हुकूमत को तजवीज़ करने पर, जो कि आपको पता है कि इस दौर हुकूमत में तो मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला चाहे तो मौजूदात करवा भी सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। बहुत से मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना अभी बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह दुर्रानी साहब। सर,
मुतअद्दिद मरतबा हुकूमती वज़रा के मुंह से सुन चुका हूं कि एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा। सर लेकिन ये इंसाफ नहीं हो रहा, ये ज्यादातर हिस्सा इस कद्दू का अपोजिशन के हिस्से में आ रहा है, ये आम लोगों को ऐसा लगता है। आपके ख्याल में, आपके नामा अमाल में मामलात कुछ आगे पीछे हैं या एहतसाब करने वाले, जरा थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जी हम ये चाहते हैं कि कद्दू दिमागों के मुताबिक कलबंदी के साथ बराबर बराबर सोचे। अगर कद्दू दिमाग सोचेगा तो फिर तो मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अगर अक्लमंद और जीशऊर और दानिशमंद और फिक्रमंद इंसान सोचेगा तो वो अक्ल और दानिश की बुनियाद पर तमाम को अच्छी नजर से देखेगा और अपने मुल्क को गहरी नजर से देख करके अपने आप को तमाम जातियों से बचा देगा। किसी के साथ जाति नहीं होगी, बल्कि हम इंसाफ की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि जो हक है हकदार को उसी तरह उसको देखा जाए। इंसाफ का तलब हम कभी न कर सकते हैं, न करना चाहिए हमें। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नामे अमाल पे सब होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। सर ये इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले खता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए अभी थोड़ी देर पहले सिंध काबीना के जो वज़रा हैं, अरकान असम्बली हैं, वो इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने पहुंचने की कोशिश की सिराज दुरानी साहब के मकान पर, बल्कि मकान नहीं महल पर। तो आपके ख्याल में वहां रेंजर्स ने उनको रोक दिया, इस पर भी आपको कोई एतराज है? हमें किसी किस्म का हुकूमती सतह पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये सबके लिए है, अगर ये पूरे पाकिस्तान के 32 करोड़ अवाम के मामलात हर जगह यकसान है तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और अगर मामलात कहीं और बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे तो फिर खासा मुश्किल होगा। उन रेंजर्स के लिए भी मुश्किल होगा जो कि जनरल मुशर्रफ को लाते हुए वापस ले गए थे। इसलिए फिर बड़ी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इस तरह के सीटों पर। जब जनरल मुशर्रफ बजाय सीट आने के हॉस्पिटल चले गए थे और उसको उठा करके ले गए थे तो सवालात फिर बहुत दूर तक पीछे तक जाएंगे, फिर सवालात उठते जाएंगे और सवालात होते जाएंगे, फिर जवाब आने पर खासी तकलीफ भी होगी। इसलिए ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, किसी कारणर से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि इंसाफ की तलबगारी हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि क्या यकसानियत है और यकसान सोच और फिक्र की बुनियाद पर, अक्ल और दानिश की बुनियाद पर इस ममलिकत को सामने आज के हालात में रख करके देखा जा रहा है। और अगर देखा जा रहा है और इसी तरह का सोच और फिक्र अगर बर्दाश्त से आगे निकल गया फिर क्या होगा? दुरुस्त है, दुरुस्त है। मैं सर आपसे तवक्कुफ की दरख्वास्त करते हुए यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब। बल्कि सर असद साहब मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए, मैं जरा मुसरत चीमा साहिबा के पास जरा हुआ हूँ। मैम आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आज वजीर आजम ने सोने पे सुहागा एक और बयान दाग दिया है। फरमा रहे हैं कि एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। गिरफ्तारियों पर अपोजिशन को जमहूरियत याद आ जाती है तो अपोजिशन कह रही है कि हुजूर आप भी तो जमहूरियत का समर है, उससे हमें कोई समर नहीं पहुंच रहा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप भी जमहूरियत का समर है। दूसरी बात मैम, एहतसाब की बात हो रही है तो अलीमा खान साहिबा, मैं कुछ अर्से पहले प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, वो जो उनकी मोरकतुल आरा सिलाई मशीन थी जिससे फिर खूब तरक्की के सोते फूटे और बैरून मुल्क भी बहुत सारे मामलात हुए, उन पर एक छोटा सा जुर्माना किया था कुछ करोड़ रुपए का। ये मुझे बताइएगा मैम, वो जुर्माने की इक़साद भी आगे पीछे हो गई, एहतसाब की जो है वो डुगडुगी भी बज रही है। ये कौन कर रहा है एहतसाब और ये अंधा क्यों बांट रहा है रेवड़ियां और मिल भी अपने अपनों को रही हैं? देखिए नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब ने जो कहा है वी रियली मीन इट। वजह ये कि जिस वक्त करप्शन जिन लोगों ने इस मुल्क पे रूल किया है, ऑब्वियसली करप्शन भी उन्होंने की है। मैं किसी किसाई को, किसी नाई को, मैं किसी गवाले को पकड़ के अंदर कर दूं इन लोगों की फरमाइश पे, तो हमारे माथे पे अहमक नहीं लिखा हुआ। जिन्होंने मुल्क पे रूल किया है, करप्शन भी उन्होंने की है। और वो लोग जो चाहे बिजनेस कम्युनिटी से देखें, जो आप मिक्स कर रहे हैं आगा सिराज दुरानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी के साथ अलीमा खान को, किस चक्कर में? किस वक्त इमरान खान साहब आए थे और उन्होंने उनकी चीज, किसी भी चीज को डिफेंड किया था? उन्होंने करप्शन नहीं की। उनका ये था कि उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए और उनको इस वजह से फाइन किया गया है। उनके भाई के वजीर आजम होते हुए ये इस मुल्क मैम फाइन करने से क्या होता है? वो फाइन वो अदा भी तो करें। अच्छा, वो किया उन्होंने, आपको किसने कहा? और अगर इनको कोई शक है, मेरी बात आप सुने, मैं आपके प्रोग्राम पे कह रही हूँ,
हमारा कोई हुकूमती नुमाइंदा, इमरान खान साहब, कोई MPA, MNA, कोई मिनिस्टर अगर उनको डिफेंड करे, ये जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये नैब में जाएं, ये जो केस बनता है उनके खिलाफ बनाए, कोई एविडेंस लेके आए। अगर उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए थे, फॉर दैट गुड रीजन उनको फाइन किया गया और हमने ना उनको डिफेंड किया है, ना उनका फाइन माफ हुआ है। और जहां तक रह गई बात इस मुल्क को लूटने की, इन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से लूटा। और जिस नहीं मैम, मैंने लूटने की बात ही नहीं की। मत करो, ये इस मुल्क के लिए की सलामती के लिए खतरा बनते हैं। ये जो दूसरे भाई साहब थे, वो जो अब इधर शरीफ साहब, जिनको अब हार्ट की प्रॉब्लम हुई पड़ी है, वो कभी मोदी को ललकारते थे, वो कभी कहते थे कि पाकिस्तान ने बॉम्बे पे अटैक किए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अब ये ज्यादा इस तरह से ये कार्ड नहीं खेल सकते जमहूरियत के दुरुस्त है नाम मैम, पे। जरा थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। मैं असद अशरफ साहब के पास से हुआ हूँ। असद अशरफ साहब, सर वजीर आजम ने कुछ और बातें भी की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने सबसे पहले तो जिस मुद्दे पर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, फरमा रहे थे कि PTI आम आदमी की जिंदगी में इनकलाब लाएगी। आम आदमी एक रास्ते में मुझे मिला, बेचारा बेहोश हो गया था। जब उसके मुंह पे पानी वानी मारा तो उसने मुझे पूछा मजीद इनकलाब, उसके बाद फिर बेहोश हो गया। सर क्या कहेंगे, ये इतनी जो इनकलाबी तब्दीलियां आ रही हैं? जब आप तीसरी बार उस गरीब आदमी से पूछेंगे ना, तो जब उसको 2 रुपये के करीब जो है दोबारा बिजली का झटका लगेगा, जो बिलों में आएगा, तो वो फिर बेहोश हो जाएगा। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। इनकी नज़रें जो है ना दूसरों की जेबों में है। आप देखें ना कि घर से देखते नहीं कि अपने पास से। सारी उम्र हम ये सुनते रहे इनसे कि जी यहाँ पर गरीब आदमी का जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, थोड़े से पैसे नहीं है कि वो अपनी ज़मानत करा ले, जिसकी ज़मानत भी होगी वो छूट नहीं रहा, वकील नहीं है, फलां नहीं है। शहजादे साहब से तो इन्होंने कह दिया, शहजादा से, कि जी 2100 या 3000 हमारे पाकिस्तानी गरीब अवाम, जो पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम। और दूसरी बात ये है कि नैब और दूसरे इदारे जो एहतसाब के हैं वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, ना वो मेरे हैं ना वो हुकूमत के हैं, वो इंडिपेंडेंट है। ये क्यों बार बार उनकी वकालत करती है, ये क्यों बार बार उनको अपना काम करने दें, ये क्यों शोर मचाती रहती है हर वक्त। देखें, इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनकी इंफॉर्मेशन देखें, वो इंटरनेशनल मीडिया पे टॉक कर रहे हैं और आजकल की संगीन जो सूरत हाल है उस पर, तो उस पर भी वो समझे थे कि मेरे से ये करप्शन की, मैं करप्शन पाऊंगा, ये चोर है, डाकू है, इस किस्म की। उन्होंने जब सवाल अपने किए टेररिज्म पे, दूसरे पे, तो क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान को इस तरह शर्मिंदगी हो रही है इंटरनेशनल फोरम पर। इनको चाहिए कि ऐसे चेहरे सामने लाए जो कि पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग करें कि हम नहीं टेररिस्ट स्टेट है, हम तो खुद थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूंगा। मुसर्रत चीमा साहिबा, मैम आप मेरे साथ मौजूद हैं। असद अशरफ साहब की मासूमियत देखिए। अब अगर मुझे एक बात बताइए, सकलैन मुश्ताक को आपने 1 डाउन भेज दिया तो वो क्लीन बोल्ड होगा ना बेचारा, वो तो जान छुड़ा के भागेगा। अब अगर उसके साथ एक अनहोनी हो गई है तो बजाय इसके कि आप उसकी मोरल सपोर्ट करें, आप उसकी भदौड़ाएं, ये तो मुनासिब नहीं है। अगर इंटरनेशनल मीडिया लोकल मीडिया से ज्यादा चैंपियन है, उसको उन सारे उमूर का भी पता है जिनका यहाँ लोकल वालों को बेचारों को नहीं पता, क्योंकि उनके साथ और दीगर मसाइल हैं। वो तब्दीली से भी निमट रहे हैं, अपने इनकलाबी जो बिल आ रहे हैं उससे भी निमट रहे हैं। क्या कहेंगी मैम, जरा मुख्तसर जवाब, क्योंकि वक्फे पे जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपकी आधी आवाज आधे क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं असद भाई को बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि मुझे आज आवाज नहीं आ रही। मैं अंदाजे से ही जवाब दे रही हूँ। पहली दफा इन्होंने किसी ओपोजिशन वाले को भाई कहा है, शुक्र है। तो आप लोग सारे देखिए, हमारे पर्सनल एजेंडा नहीं है, हमारी पर्सनल दुश्मनियां नहीं है। मेरे लिए सारे भाई है। पर्सनल कैपेसिटी में आप लोग काबिल एहतराम है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, माशाल्लाह आपका मूड भी अच्छा हो गया। हम आपको देख नहीं पा रहे, लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है कि आप मुस्कुराइए। अल्लाह ताला ये मुस्कुराहट आपके लबों पे सजा के रखे। ये भाईचारे की फिजा जो आपने बनाई है, इसे बरकरार रखिएगा। प्रोड्यूसर से अल्लाह पूछेगा, इसने मुझे अचानक वक्फे के लिए कहा है, जरा टेक पे पैर रखिएगा। नाज़रीन वापस आएंगे तो मुख्तसर से वक्त में थोड़ा सा मजीद भाईचारा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं।
मैडम मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, आखिरी बस लम्हात हैं शो के, मैं आपसे बस जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था कि ये आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल सिंध में, वो फरमा रहे हैं कि आगा सिराज दुर्रानी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि उन पर केसेस चल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो पंजाब में चौधरी हैं, वो बता रहे थे कि अपोजिशन को इसलिए नहीं बुलवाया शहजादे से मिलवाने के लिए कि शहजादे को नज़र लग जाएगी, और आधी अपोजिशन जमानत में है, आधी पर जो है वो मामला चल रहे हैं। मैम, मामला तो इमरान खान साहब के साथ हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो क्या वज़ीर आज़म नहीं रहे वो? मामला तो खुद इस्तिस्ना लेकर के बैठे हैं वो आपके सदर पाकिस्तान, तो क्या वो सदर पाकिस्तान नहीं है? ये वही फिर वाली बात कि एहतसाब का कद्दू, और वो भी अपने अपनों में नहीं, दूसरों में। क्या कहेंगी मैम? देखिए नूरुल आरिफीन, पहले तो ये कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है ना, उन पे करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। इन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर किया था ड्यूरिंग धरना, तो ये आपको भी पता है कि वो कितने बड़े टेररिस्ट हैं। इट्स नॉट अ लेस देन जोक। अब आगे जहां तक बात रहेगी कि जो खान साहब का केस है, उसका कंपैरिजन आप माशाल्लाह से मिस्टर 110% से जो अब 1000% बन चुके हुए हैं जरदारी साहब से और शरीफ फैमिली से करेंगे। देखें, बात सुने, बात यह है कि इन लोगों को अकाउंटेबिलिटी, मैं एक वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लो मैं और आपके इन्होंने करप्शन नहीं की, तो ये जाए ना, अपने आप को साबित करें इनोसेंट करके, फिर गाजी बन के बाहर आए। ये रोना क्यों शुरू कर देते हैं? ये जमहूरियत क्यों खतरे में पड़ जाती है? ये जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, हमारे लोगों की भी ये बात तो तय है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा। उसका नाम मुसरत जमशेद चीमा हो, उसका नाम मिस्टर ABCD हो, जिस मर्जी जमात से ताल्लुक हो, और ना इस मुल्क को खतरा है, ना जमहूरियत को खतरा है। हाँ, अगर लोग अपने आप को इनोसेंट एंड क्लियर करके आएंगे तो जमहूरियत पे लोगों का ट्रस्ट, इस मुल्क के अवाम का ट्रस्ट। और मैम, एक जनरल नॉलेज का एक छोटा सा सवाल, ज़िमनी सवाल आपसे पूछ लूं अगर आप इजाजत दें? ज़िमनी सवाल। जी पूछें। अच्छा, ये आपके नामा अमाल में नेकियां ज्यादा हैं PTI वालों के? वो पिछले चीफ जस्टिस जो इंसाफ के लिए बड़ा उछलते थे, वो सिर्फ सबको होलसेल में इंसाफ देते थे, और वो भी मीडिया पे। ये मुझे बताइए, फैसल वावडा से कोई रिश्तेदारी थी? उनका वो जो दोहरी शहरियत का केस था वो उन्होंने नहीं सुना। उसकी बाकायदा मीडिया कवरेज हुई कि वो उनके घर पे गए, जाकर के उनकी अयादत की है, फलाना किया है, ठिकाना किया है। उसके बाद केस फिर गया। इफ्तिखार चौधरी सोयम दोम बन करके उन्होंने एहतसाब के जो है ना वो गाजर मूली की तरह सब्जी बना दी उसकी। दूसरी बात ये मुझे बताइए कि लियाकत जतोई भी, उनके नामा अमाल में भी नेकियां ज्यादा है। मफलर PTI का डाल लिया तो उनको मुल्क से बाहर जाने का इजाजतनामा भी मिल गया, और यहां आपकी जिद है कि ना शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाना है क्योंकि वो एटम बम बगल में छुपा के ले आ रहा है, ना ही बिलावल को बाहर जाने देंगे क्योंकि वो बिलावल हाउस भी जेब में डाल के ले जा रहा है। मतलब कोई खुदा का खौफ होता है? मैम, मुख्तसर जवाब अगर आप दें। जी, मैं जरूर दूंगी इस बात का जवाब। पहले तो ये कि जिसके गले में PTI का स्कार्फ हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, याद रखें कि अब इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी से बालातर कोई भी नहीं है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, हमने अपने गुजरा को, हमारे गुजरा भी अंदर हैं, और हमने उस पर ना कोई एहतजाज किया है, ना चीखें मारी है, ना टॉक शो किए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह ये कहते हैं कि जमहूरियत भी खतरे में और ऊपर से मुल्क भी खतरे में है। ये बात याद रखें। अब अगली रहेगी बात कि इनको जो पहले जो भी केसेस जिनका इनको लगता है कि हमें फेवर दी गई है, तो कोर्ट्स आर ओपन, ये जाएं जिस मर्जी इदारे में इन्होंने जिसको कटहरे में लेके जाना है, एक ड्यू प्रोसेस है उसके तहत लेके जाए। खाली टॉक शोज में पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये नहीं कर सकते। इनको लगता है कि अगर हमारे किसी बंदे की डुअल नेशनैलिटी है, दे शुड गो टू द कोर्ट। अब तो जज चीफ जस्टिस सब चेंज हो गए हैं, ठीक है। और जहां तक बात रह गई कि ये अब हम इस मुल्क के अवाम को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर हमने आगे बढ़ना, लेकिन उसके बावजूद कोशिश तो एक बनती है ना मैम। चले कीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखिएगा। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर असद अशरफ, बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, शायद वो आप उनसे कुछ सबक सीख सकें, वो सिखाने के लिए तो तैयार हैं। मैं आपसे जरा तवक्कुफ की दरख्वास्त करूंगा। डॉक्टर साहब, सर, इन तमाम मौज़ूआत से कतई नजर आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो गुफ्तगू की है, बड़ी पते की बात उन्होंने की है। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आई, मैं अपने जहल का एतराफ करता हूं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने तीसरी मंजिल की खिड़की से 5 मिनट तक बाहर का नजारा किया। यह क्या बात हुई? दूसरा, एक अजीब सी बात उन्होंने की कि नवाज शरीफ को जिना अस्पताल में सिर्फ गायनी वार्ड पसंद आया, नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक इलाज कराएंगे।
मतलब माजरत के साथ सर, ये किस किस्म का, समझ में नहीं आया, ये किस किस्म का शौक है या फयाजुल हसन चौहान साहब इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए ये हुकूमत के तर्जमान है और ये प्राइम मिनिस्टर को और वज़ीर आला को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इनकी बातें ऐसी हों जैसे आप कर रहे हैं तो अल्लाह हाफिज़ है इस गवर्नमेंट का। देखिए ना, इनको खुद महसूस हो रहा है कि इनके ऊपर कोई जादू कर रहा है, जादू नहीं कर रहा, लोगों को पता ही क्या करना है। सर फयाजुल हसन चौहान पर किसका जादू चलेगा, वो जादू में तो पागल हो जाएगा। कुछ हड्डियां रखी होती है, नहीं उनका हड्डियां रखी होती प्लेट में, उन्होंने, लोग इनको इस तरह याद करते हैं। और जैसी ये बात कर रहे, एक देखिए किसी की बीमारी से नहीं करना चाहिए, ये एक फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर उनको प्रॉब्लम है, और ये एक नहीं 5 बोर्ड इनके कह चुके हैं। आज भी जो जिन्ना हॉस्पिटल का बोर्ड जो है, जिन्होंने ये फैसला दिया है प्रोफेसर साहब ने कार्डियोलॉजी को, उन्होंने लिखा है कि इनकी एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजियोग्राफी होनी चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि पहले भी आपको पता है कि ये लोग ये कहते थे कि जब वो गए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर कि जी ये वापस नहीं आएंगे और कोई इन्होंने बाईपास नहीं कराया, कोई इलाज नहीं है, हमें ये ज़रूरत नहीं है। ये बेगम कुलसूम नवाज भी जब बीमार थी तो ये इसी किस्म की बातें किया करते थे। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि ये जो कुछ भी कहें, जिनको ये कहते हैं चोर डाकू फलां धमा, जिनके ये ड्राइवर बने अपने मेहमानों के, ठीक है, जो वहां मोदी के जाके छोटे भाई बन गए, जो हमारे एम्बेसडर हैं सऊदी अरब में। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। जो है वो कह रहे हैं कि ये चोर हमारी अपने मौजूद मेहमानों से आज की एहतसाब का कद्दू, उसकी रेसिपी क्या होगी ये तो उसका फैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में आपसे अलविदा लेने का। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।